यूएन की बैठक हो चुकी थी। यूएन की बैठक के दौरान नेतन्याहू का चेहरा लटका था। वो खबर हमने आपको दिखाई थी जब 180 देशों ने नेतन्याहू को सुनना क्या, उसे देखना तक पसंद नहीं किया। जब वहां से गए तो बाहर प्रदर्शनकारी आ गए थे, हजारों की तादाद में प्रदर्शनकारी थे। जैसे तैसे नेतन्याहू को व्हाइट हाउस ले जाया गया, वहां पर भी प्रदर्शनकारी आ गए। लेकिन खबर यह निकल कर आई कि लगातार अमेरिका में नेतन्याहू और इजरायल के खिलाफ उठ रही आवाजों के बीच डोनाल्ड ट्रंप ने दोहरी फटकार लगाई। पहली फटकार खास तौर पर कतर को लेकर थी, जो कतर पर हमला हुआ। उसके बाद नाक रगड़कर माफी मांगनी पड़ी नेतन्याहू को, यानी अपने ही सामने डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू से कहा कि अभी मेरे सामने कतर के पीएम को फोन लगाओ, माफी मांगो, रगड़ो ना, कोई फर्क नहीं पड़ता हो, कहो कि आज के बाद कतर पर बारूद की एक कण इजराइल से नहीं गिरेगी। ऐसा करना पड़ा। जी हां जी, नेतन्याहू ने कतर के पीएम को, जो कल तक धमकी दे रहा था, उसी कतर के पीएम के सामने नाक रगड़नी पड़ी है। तो वहीं दूसरी खबर निकल कर आई गजा को लेकर। गजा को लेकर जो आपके अपने चैनल ने खबर दिखाई थी, जो सीजफायर डील लेकर आए थे, बड़ी डील बताई जा रही थी। सारे देश कह रहे हैं बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू, क्या लाए हैं आप जैसा कोई राष्ट्रपति पैदा नहीं हुआ अमेरिका में, आप तो कल्याण, आप तो महामानव, पता नहीं क्या क्या कहा जा रहा था। अब उसकी पोल खुल गई है। अमेरिका गजा पर कब्जा करना चाहता है। ये पोल खुलते ही हड़कंप मच गया है। और वैसे ही हमास ने उस सीज फायर डील को लात मार दी। आज मैं दिखाऊंगा अंदर की एक एक खबर क्या क्या हुआ। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। शुरुआत में करने जा रहा हूं इस खबर के साथ। कतर वाला हमला आपको याद होगा, हमास के नेता गए हुए थे, अमेरिका की तरफ से जो सीज फायर डील की कॉपी आई थी उस पर बातचीत कर रहे थे कि कैसे इसको जमीन पर उतारा जाए, कौन कौन सी शर्तें हैं, क्या क्या शर्तें हैं, किन शर्तों के तहत ये होना है, तमाम चीज़ों में बातचीत चल रही थी। अब उन सब चीज़ों में बात चलते चलते वो अपने क्वार्टर में जाते, वहाँ जो उनका रुकने की जगह बनाई गई थी वहाँ पर ये लोकेशन मिल जाती है नेतन्याहू को, मतलब नेतन्याहू को मतलब इजराइल को। इजराइल हमला कर देता है कतर पर और इसमें साथ देता है उनका सऊदी अरब और जॉर्डन। कहा गया एयर स्पेस का इस्तेमाल, यानी सऊदी अरब और जॉर्डन की एयर स्पेस का इस्तेमाल किया था इजराइल ने। अब आप कहेंगे चुपके रात में दाग दी मिसाइल, तो ऐसा क्या? तो ऐसा नहीं है। दरअसल जब भी आप करेंगे तो एक्टिवेट हो जाता है। जैसे यमन से दागी गई मिसाइल के लिए एक्टिवेट सऊदी अरब में हो जाता है एयर डिफेंस, तो इजराइल के फाइटर प्लेन के लिए क्यों नहीं हुआ, जॉर्डन में क्यों नहीं हुआ? तो एक सवाल उठता है। तो उन दोनों ने मंजूरी दी थी कतर पर हमले के लिए। कतर ने सऊदी अरब और जॉर्डन को तो माफ़ कर दिया, लेकिन इजराइल को माफ़ नहीं किया था। दबाव कतर पर लगातार बन रहा था, क्योंकि उनके एक खुद कतर के एक सिक्योरिटी ऑफिसर की मौत हो गई थी इसमें। कतर भी नहीं चाहता था इजराइल पर हमला किया जाए, ये स्पष्ट बता दे रहा हूँ मैं आपको, वो कभी नहीं चाहता। लेकिन अमेरिका पर दबाव बनाना भी ज़रूरी था। अमेरिका पर दबाव बनाया गया और आखिरकार कतर में, सऊदी अरब में, मिडिल ईस्ट में बने हुए जो उसके बेस कैंप है वो हाथ से ना छिन जाए, कहीं बोरिया बिस्तरा ना सिमट जाए, तो नेतन्याहू को आकर ज़बरदस्त फटकार लगाई। और खबर क्या आई, ये द व्हाइट हाउस रीड आउट ऑफ प्रेसिडेंट ट्रम्प्स कॉल विद प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ऑफ इजराइल एंड प्राइम मिनिस्टर अल थानी ऑफ कतर। बताया गया नेतन्याहू ने कतर पर हमले के लिए माफ़ी मांगी है। व्हाइट हाउस ने कहा, इजरायली और कतरियों के साथ हुई बातचीत के व्हाइट हाउस के रीडआउट में कहा गया कि नेतन्याहू ने इस बात पर गहरा खेद व्यक्त किया कि कतर में हमास के ठिकानों पर इजराइल के मिसाइल हमले में अनजाने में कतर सैनिक की मौत हो गई। अनजाने में कतर सैनिक की मौत हो जाती है, उस पर गहरा खेद जताया जाए। उन्होंने आगे खेद व्यक्त किया कि बंधक वार्ता के दौरान हमास नेतृत्व को निशाना बनाकर इजराइल ने कतर की संप्रभुता का उल्लंघन किया है और पुष्टि की कि इजराइल भविष्य में ऐसा हमला दोबारा नहीं करेगा। यानी वाकई दूसरे देश पर हमला किया, या माना दरअसल जब हमला किया था तो कतर को दोबारा धमकी दी थी नेतन्याहू ने, और ये लिखित धमकी नहीं थी बल्कि बोलकर बाकायदा नेतन्याहू ने कतर से कहा था कि आगे भी तुम्हारे यहाँ अगर मुझे पता लगा हमास का कोई नेता है फिर हमला करेंगे। इजिप्ट से कह दिया तुम्हारे हमला करेंगे, तुर्की से कह दिया तुम्हारे अभी कोई हमास नेता पता लगा तो हमला कर देंगे। तो हर जगह हमला करने के लिए तैयार था नेतन्याहू। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने थोड़ी अकल ठिकाने लगाई और उसके बाद अब ये बयान निकल कर आया कि सॉरी भैया, मुझसे गलती हो गई, माफ़ी चाहिए, और माफ़ी मांगने लगा नागरिक कर। देखिए बैरक रैबिट भी है, उन्होंने कहा प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने फ़ोन पर बात की है प्राइम मिनिस्टर ऑफ कतर से मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी से, और माफ़ी मांगी है कि उनकी संप्रभुता को जो नुकसान पहुंचाया उसके लिए। अब इन सब के बीच एक खबर निकल कर आई, जो खबर हमारी पुरानी खबर से मैच करती है। मैंने आपसे हमेशा कहा कि कतर ज़रूर कह रहा है कि निंदा कर रहा हूँ, मैं नाराज़ हूँ, दुआ में बैठक बुला ली, तमाम चीज़ें हो गई। तकरीबन 2 हफ्ते से ज़्यादा का वक्त बीत जाने के बावजूद भी कतर ने बारूद की एक कण तक इजराइल पर नहीं गिराई। छोड़ दीजिए बड़ा हमला करेगा। मैंने तब भी कहा था कतर की इतनी हिम्मत इसलिए नहीं हो पा रही है
क्योंकि कतर हुए, जॉर्डन हुए, ये सारे के सारे मौज मस्ती वाले देश हैं। सुनने में बुरा लगे, लगता रहे, लेकिन हकीकत यही है। आप जाकर जरा इनको देखिएगा, आखिरी बार सऊदी अरब ने कौन सा युद्ध लड़ा था, यूएई ने कौन सा युद्ध लड़ा था। तो इन्हें मौज मस्ती बहुत पसंद है। ये युद्ध के लिए काम नहीं करते, ये पैसे के लिए काम करते हैं। इनको मौज मस्ती सब कुछ ठीक ठाक, ऐसा शांति कह लीजिए, चलिए उसे एक तरीके से, लेकिन ये रहते हैं। कतर के सामने यही दिक्कत थी कि उनके एक सैनिक की मौत के बाद से इजराइल पर हमले का दबाव उनके अपने नागरिक बना रहे थे, जनता बना रहे थे, और नहीं होगा तो तख्ता पलट ना हो जाए इसका डर, इसलिए वो माहौल बनाए हुए थे। मुझे पहले ही पता था कि मिडिल ईस्ट में से, चाहे वो जॉर्डन आ जाए, वो चाहे कतर आ जाए, चाहे वो आपके यूएई सऊदी अरब आ जाए, ये हमला नहीं कर सकते, क्योंकि अमेरिका जब तक इशारा नहीं करेगा। और अमेरिका ने पहले ही कह दिया कि कतर आप गुस्सा शांत करो, गलती हो गई माफ़ कर दो, छोड़ो, अब मत करना। ये ईरान नहीं है, और हुआ भी यही। जैसे ही उन्होंने नेतन्याहू ने बात की, गलती हो गई, सॉरी सॉरी भैया, तो आ गए। ये लेटर जारी किया, इजराइल apologized for its attack on Qatar during a call between the US President, the Prime Minister and Minister of Foreign Affairs and the Israeli Prime Minister। ये तमाम बातें निकल कर आई। नेतन्याहू की आधिकारिक माफ़ी के बाद कतर गजा पर युद्ध रोकने के लिए मध्यस्थता करने को तैयार है। अब आते हैं सीज फायर पर। मध्यस्थता से ये सारी कहानी शुरू हुई थी, कतर में वही करने गए थे हमास के नेता, लेकिन इजराइल ने अटैक किया था। अब कतर कह रहा है मैं फिर से मध्यस्थता करने के लिए तैयार हूँ। तो कतर जब मध्यस्थता करेगा तो क्या कोई बात बन पाएगी? क्यों कह रहा हूँ तो ज़रा पढ़िए। ट्रंप की नई गजा योजना विफल हो गई। इसका उद्देश्य इजरायली कैदियों को रिहा करना है। ये मैंने बताया था, आपको खबर में बताया था कि बाकायदा बार बार जोर जो डोनाल्ड ट्रंप है उनकी तरफ से डाला जा रहा है कि गजा हमास हथियार भी छोड़े, हमास माफ़ी भी मिल जाएगी, फिर इजराइल के सैनिक छोड़ेंगे नहीं। अभी तक इजराइल के सैनिक गजा छोड़ेंगे इस पर कोई बात नहीं है। हाँ, हमास को अपने कब्जे से इजरायली सैनिक छोड़ने होंगे, ये भी बात नहीं है उसमें कि फिलिस्तीनी जो कैदी इजरायली कब्जे में उन्हें छोड़ा जाए। सिर्फ हमास के कब्जे में जो इजरायली कैदी हैं उनकी चिंता सताई जा रही है ट्रंप को। ये ट्रंप बार बार यही कर रहा है। आईडीएफ की सीमित वापसी, आंशिक सहायता के अलावा ये फिलिस्तीनियों को राजनीतिक रूप से कुछ भी नहीं देती, यहाँ तक कि गजा पर उनका शासन भी नहीं। ये गजा प्रतिरोध के आत्मसमर्पण की शर्त पर आधारित है। समझ गए आप? मैंने बताया था ना, कब्जा अब अमेरिका करना चाहता है। उन्होंने कहा इजराइल से तुम तो ना कर पाओगे, अब देखो इसे मैं अपना गुलाम बनाता। कैसे? हमास को खत्म कर दो, हमास हथियार छोड़ दो, हम तुम्हें माफ़ कर देंगे, जाओ जी लो अपनी ज़िंदगी। अपने कैद से सारे इजरायलियों को छोड़ो, फिलिस्तीनी सड़ रहे हैं जेल में, सड़ते रहो। ये तमाम चीज़ें। उसके बाद हम एक कमेटी बनाएंगे और वो बोर्ड जो होगा वो बोर्ड तय करेगा गजा का भविष्य, और उस बोर्ड का नेतृत्वकर्ता कौन होगा? डोनाल्ड ट्रंप। खत्म खेल, चोर चोर मौसेरे भाई, खेल खत्म। तुम ना कब्जा करो तो हम कब्जा करके बैठेंगे। अब देखिए नएफ नाहर लिखते हैं, गजा पिछले 17 सालों से नो वन हैड ए प्लान टू सेव इट। गजा सीज में मतलब बंधक बना रखा पिछले 17 सालों से। 10,000 फिलिस्तीनी प्रिजनर्स इस समय इजराइल की जेल में हैं। 7 अक्टूबर से पहले से जब हमला किया था हमास ने इजराइल, उससे पहले से, लेकिन कोई उनको मुक्त कराने का प्लान नहीं। ये कहते हैं होल वर्ल्ड वॉच चिल्ड्रन स्टार्व इन द गजा। बट पूरी दुनिया ने गजा के बच्चों को भूख से मरते हुए देखा, लेकिन कोई सीज फायर प्लान नहीं था, कोई भी ऐसा नहीं था। इजराइल कंटिन्यू टू ऑक्यूपाई लैंड्स इन वेस्ट बैंक एंड सीरिया। सीरिया और वेस्ट बैंक में लगातार ज़मीन पर कब्जा कर रहा है, लेकिन कोई इजराइल को रोकने वाला नहीं है। और लेकिन 20 इजरायली हॉस्टेज, इजरायली सैनिक जो हमास के कब्जे में हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप उतर आए प्लान लेकर कि भैया इसको करते हैं, इनका उद्देश्य यही है। और उसके बाद देखिए आईडीएफ के सैनिक जो गजा के अंदर मौजूद है वो फिर हमला करना शुरू कर देंगे। और जब हथियार ही हमास के पास नहीं होंगे तो कैसे अपने लोगों को बचा पाएंगे? सोचिए। जाते आते एक बयान और सुना देना चाह रहा हूँ, जरा सुन लीजिए इनका बयान। עכשיו כל העולם, גם העולם הערבי והמוסלמי, לוחץ על החמאס לקבל את התנאים। तो खबर है कि नेतन्याहू ने हिब्रू में कहा है कि इजरायली सैनिक हैं वो किसी भी कीमत में गजा को छोड़ने वाले नहीं हैं। इस सीज फायर में कहीं जिक्र है इस बात का कि आईडीएफ पहले खाली करेंगे और उसके बाद हमास हथियार छोड़ेगा? नमस्कार।